साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूर्व में पीसीएस की जो परीक्षाएं कराई गई हैं, उन परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2014 का जो जीएस पेपर 1 है, उस पेपर को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई जाएंगी, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि दधेरी एक परवर्ती हड़प्पाई पुरा स्थल है, ये कहाँ पर है? तो ये आपका पंजाब में स्थित है। पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोबिंदगढ़ के पास स्थित है। और यहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड काल से ये संबंधित रहा, या इससे संबंधित यहाँ पे चीज़ें मिली हैं। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? तो ये बहुदेववादी धर्म रहा है। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें सबसे पहले वैदिक संहिताएं आती हैं, संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। तो ये आपका ए ऑप्शन वाला जो क्रम है, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका घर को छोड़ना या गृह त्याग जो है, ये महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। और जबकि जो इनकी मृत्यु जो होती है, उसे महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम या कालानुक्रम क्या है? तो देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। और कुछ ऐतिहासिक स्रोत जो है वो धमेक स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासनकाल को ही मानते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। तो इस प्रकार से जो भरहुत, सांची और धमेक स्तूप है, इनके निर्माण क्रम निर्धारित करना जो है वो संभव नहीं है। इस वजह से इसमें कोई भी ऑप्शन आप नहीं मान सकते हैं। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ कब होता है? तो कुषाणों के समय में ये प्राप्त होता है। ये जो सुर्खी होती है, ये सुर्खी क्या करती थी? तो इसका प्रयोग चूने के साथ दो पत्थरों को जोड़ने के लिए किया जाता था। कालांतर में सुर्खी के स्थान पे सुर्खी का स्थान जो है सीमेंट ने भवन निर्माण में ले लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला है, 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, हम्पी आपका कहाँ पे है? हम्पी कर्नाटक में, तो 2 से मिलाइए। नागार्जुनकोंडा ये आपका आंध्र प्रदेश, तो 3 से मिला दीजिए। शिशुपालगढ़ कहाँ पे है? तो ये आपका उड़ीसा में, 4 से मिलाइए। अरिका मेडू ये पुडुचेरी में है, 1 से मिलाइए। तो आपका क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 1 ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है, किस प्रकार की? तमिल व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, तमिल व्याकरण ग्रंथ है। और इसको लिखा किसने था? तो तोल्काप्पियर के द्वारा इसको रचना की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा विश्वास नहीं करता? तो जैन धर्म इसमें विश्वास नहीं करता है। इनके अनुसार जो है संसार नित्य एवं शाश्वत है, इसमें किसी भी समय प्रलय नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास का प्रश्न है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था, किसके द्वारा? पल्लवों के द्वारा कराया गया था। पल्लव शासकों के द्वारा कराया गया था। अगला है, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो मातवालिन ने दिया है। उस चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? तो राजराज प्रथम ने प्राप्त की थी, राजराज प्रथम ने। और इन्होंने विजित क्षेत्र में जो है अनुराधापुर जो इसकी राजधानी थी, उसको नष्ट करके पोल्लो नरुआ को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और इसका नाम जननाथ मंगलम रखा था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से भक्ति संतों का जो सही तैथिक या कालानुक्रम जो है वो हमें यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले कबीर हैं। कबीर 1398 से 1518, फिर गुरु नानक आते हैं 1469 से 1539, फिर चैतन्य आते हैं 1486 से 1534, और सबसे लास्ट में मीराबाई 1498 से 1557। तो कबीर के बाद गुरु नानक है, गुरु नानक के बाद चैतन्य, फिर मीराबाई। ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। अगला है, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। देखिए, चिश्ती सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इशहाक
शामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था और वे 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे। अगले आगे बात करते हैं, और इनके प्रमुख शिष्य कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, कौन था? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया था। निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही, ईश्वर का प्रिय और सुल्तान उल औलिया, संतों का राजा कहा जाता था। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी? मंसूर को। देखिए, जहांगीर के समय के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। अबुल हसन थे। सम्राट जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर और अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। देखिए, इसमें जो उस्ताद मंसूर थे ये प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्र में महारत हासिल थी। आगे बात करते हैं, मुगल काल में मौलिम में क्या था? तो मुगल काल में जो मौलिम में था, ये आपका जहाज का कर्मचारी था। यहाँ पर जो कि उत्तर माना गया है, डी को माना है आयोग ने, एक जहाज। तो यहाँ पे व्याख्या में देखें, भारतीय व्यापारिक जहाज़ों पर मौलिम जो है एक कर्मचारी था। मौलिम जहाज पर एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठता था। तो इस प्रकार से एक कर्मचारी था, ना कि जहाज। आगे चलते हैं, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। कहाँ पे? देखिए, उज्जैन में, मथुरा में, वाराणसी में बनवाई थी, परंतु इलाहाबाद में नहीं बनवाई थी। इन्होंने 18वीं शताब्दी में 5 जगह पे इस प्रकार की वेधशालाएँ बनाई थी। ये 18वीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ राजपूत राजा आमेर का सवाई जयसिंह, राजा आमेर का सवाई जयसिंह थे। इन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की थी और इन्होंने 5 जगहों पे जो ये खगोल शास्त्री या खगोल वेधशाला थी, वो 5 जगह बनवाई थी। कहाँ कहाँ पे? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में। आगे चलते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेल्जली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम क्या है, वो हमें कूट की सहायता से बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हैदराबाद, फिर आपका मैसूर, फिर अवध, फिर सिंधिया। 1 2 3 4 ए ऑप्शन। देखिए, लॉर्ड वेल्जली का जो कार्यकाल रहता है 1798 से 1805 तक रहता है। हैदराबाद से 2 बार संधि होती है, 1798 और 1800 में। फिर दूसरे नंबर पर मैसूर है 1799, फिर तंजौर 1799 में, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार के भोसले 1803, सिंधिया 1804, और जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर में इसके बाद होता है। आगे बात करते हैं, निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी? तो 1922 से। देखिए, वर्ष 1922 से इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत में भी आयोजित होने लगी थी। इसके पूर्व यह केवल इंग्लैंड में आयोजित होती थी। वर्ष 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1935 अधिनियम में भारत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ और वर्ष 1937 से संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित कराना प्रारंभ किया। वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग FPSC का नाम बदल करके संघ लोक सेवा आयोग UPSC कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लच्छन देव या लक्ष्मण देव, यह नाम जो है सिख गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी कब? लुई 14वें के शासनकाल में, 1664 में। देखिए, लुई 14वें के मंत्री काल्वर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। इस कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्चा देता था। और 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल जो है भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त संबंधित, लॉर्ड वेल्जली सहायक संधि प्रणाली से, सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध। तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो है ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय में होता है, सर जॉन शोर के समय में नहीं। तो सी वाला आपका सही नहीं है। और ये जो आंग्ल नेपाल युद्ध होता है 1814 में होता है। लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं? देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की पराजित होता नहीं, इसमें हैदर अली विजयी होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध
इसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया? नहीं, इसमें जो है हैदर अली पराजित होते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें टीपू सुल्तान युद्ध जीतता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं देता? नहीं, यहाँ पर जीतता नहीं है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हो जाता है। तो ये डी वाला आपका सही है। यहाँ पे आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें बंगाल का गवर्नर कौन था? बेरलेस्ट था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में जो है कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड बेल्जली था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो हकीम अजमल खान ने। हकीम अजमल खान ने। यह पदवी ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1908 में उन्हें प्रदान की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं बल्कि राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित की गई थी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना तुलसी राम ने। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, दार उल उलूम की स्थापना की थी किसने? मौलाना शिबली नुमानी ने। मौलाना शिबली नुमानी ने की थी। इसकी स्थापना 1898 में लखनऊ में की गई थी। आगे चलते हैं। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, फरवरी 1905 में। और यहीं से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था जिसका नाम था सोशियोलॉजिस्ट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार रहे हैं? फ्रैंक मॉरिस रहे हैं। निम्न से कौन एक स्वराज पार्टी संबंधित नहीं था? तो मोतीलाल नेहरू, CR दास ये संबंधित थे। इसके अतिरिक्त NC केलकर भी संबंधित थे। इसकी स्थापना मार्च 1923 में हुई थी, परंतु राजेंद्र प्रसाद इसे संबंधित नहीं थे। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था कब? 1912 में। सन 1912 में। देखिए, मूल बांग्ला संस्करण 14 अगस्त 1910 को प्रकाशित हुआ था, जबकि अंग्रेजी संस्करण 19 नवंबर 1912 में। निम्नलिखित सूफियों में से कौन कृष्ण को औलिया के अंतर्गत मानता है? तो मोहम्मद गौस। सतारी संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत मोहम्मद गौस कृष्ण को औलिया के रूप में मानते थे और इनकी हिंदू धर्म में विशेष रुचि थी। ग्वालियर के रहने वाले थे। इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और कलीद ए मखाजीन नामक ग्रंथ लिखा था। और ध्यान रखिएगा, सतारी संप्रदाय या सिलसिले की स्थापना अब्दुल्ला सतारी ने की थी। अगला है, संगठन और संस्थापक, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, एक सेकेंड। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी? एक सेकेंड। इसकी स्थापना आपका द्वारकानाथ टैगोर ने, तो इसको 4 से मिलाइए। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है विलियम एडम्स ने, तो 3 से कर दीजिए। इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी, तो 2 से। इंडियन एसोसिएशन की SN बनर्जी, 1 से कर दीजिए। तो आपका 4321 ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो देखिए, NC केलकर और IV सेन को। तो ए ऑप्शन 2 और 4। देखिए, कांग्रेस का संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी, BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक और CR दास का सहयोग चाहते थे, किंतु कार्याधिक्य के कारण इस हेतु ये नेता उपलब्ध नहीं हो सके। इन शीर्ष नेताओं के स्थानापन्न के रूप में इन्हीं नेताओं के कनिष्ठ सहयोगी NC केलकर और IV सेन को कांग्रेस संविधान के लेखन में महात्मा गांधी के सहयोगी चुना गया। आगे बढ़ते हैं। निम्न से किसने यह लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? सुभाष चंद्र बोस ने, अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार की तरह उन्हें क्रम से हमें लगाना है। तो देखिए, कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन ये दिसंबर 1920 में होता है। दिसंबर 1920 में होता है। बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को। तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा, तो ये 14 मई 1920, 14 मई 1920। और वहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मत वाली रिपोर्ट जो है ये 25 मार्च 1920 को आती है। तो इस प्रकार से देखिए, सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड पर
कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मत रिपोर्ट की प्रस्तुति। इसके बाद तुर्की को अपने शांति शर्तों की घोषणा की जाएगी। तो ये आपका 4 के बाद 3 आ जाएगा। फिर आपका बाल गंगाधर तिलक का निधन होता है। उसके बाद दिसंबर में जो है कलकत्ता का राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है। तो इस प्रकार से 4, 3, 2, 1 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अवध किसान सभा से संबंधित थे जवाहरलाल नेहरू, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन से संबंधित थे सर सैयद अहमद खान, और ऑल इंडिया किसान सभा से आचार्य नरेंद्र देव, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी से एम.एन. राय। तो यहाँ पे सबके सब सुमेलित हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो ना जुड़ा हो, तो इसलिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। आगे बात करते हैं, 2 सूचियाँ दी गई संगठन और उसके संस्थापक। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? बी.डी. सावरकर। मित्र मेला के बी.डी. सावरकर ही थे। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इसके संस्थापक एस.एन. सेन थे, 4 से मिलाइए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एस.एन. सन्याल, 3 से मिला दीजिए। तो आपका हो जाएगा 2, 1, 4, 3, अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से 2 सूचियां हैं, समाचार पत्र और उनको आरंभ करने वाले या प्रकाशक कौन रहे हैं। तो देखिए, लीडर के मदन मोहन मालवीय, 1 से मिलाइए। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंट टी.एम. नायर, 3 से मिलाइए। जस्टिस मोतीलाल नेहरू, 4 से मिलाइए। नहीं, एक सेकंड, इंडिपेंडेंट जो है मोतीलाल नेहरू का है 4 से, और जस्टिस जो है टी.एम. नायर का है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 1, 2, 4, 3 हो जाएगा। 1, 2, 4, 3 ए ऑप्शन। आगे चलते हैं, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? तो ये कहा था भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। महात्मा गांधी ने 30 सितंबर 1932 को समाज से अस्पृश्यता मिटाने हेतु ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की, जिसका नाम आगे चलकर हरिजन सेवक संघ पड़ा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना संबंधित रहा है? तो इसमें देखिए, बाबा गुरदीप सिंह इससे संबंधित रहे हैं। वर्ष 1914 में कामागाटा मारू कर्नाटक की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बढ़ा कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। आगे बात करते हैं, तो कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम क्या है? वर्तमान में भी ये सही है। कौन सा? झारखंड, फिर उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। और वहीं ये उत्पादन की बात करते हो, ध्यान रखिए, उड़ीसा तो इन तीनों में, उड़ीसा तो वहीं पे दूसरे नंबर पे रहेगा, परंतु उत्पादन में छत्तीसगढ़ पहले पाया जाता है और झारखंड तीसरे पे चला जाता है। आगे चलते हैं, बॉम्बे हाई तेल्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 160 किलोमीटर दूर स्थित है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि 160 किलोमीटर दूर है लगभग, तो पहला गलत हो गया। इसकी खोज वर्ष 1965 में हुई थी, ये दूसरा सही है। सबसे पहला तेल कुआं वर्ष 1974 में खोदा गया था, ये भी आपका सही है। इसे रूस भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था, ये भी सही है। तो यहाँ पर केवल बी वाला ऑप्शन सही नहीं। अगला है, 2 सूचियाँ दी गई हैं, नदी घाटी परियोजना और किस नदी पर है? तो देखिए, तिलैया बांध जो है ये बराकर नदी पर है, 3 से बनाइए। पंचेत हिल बांध जो है ये दामोदर नदी पर, 1 से बनाइए। राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल पे है, तो 2 से मिला दीजिए। माता टीला बांध बेतवा, 4 से। तो 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 ए ऑप्शन। आगे चलते हैं, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो ये खुर्जा में स्थित है। खुर्जा आपके बुलंदशहर जिले में एक कस्बा है, और इसकी स्थापना जो है केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता द्वारा एक केंद्र की स्थापना अगस्त 1981 में उत्तर प्रदेश सरकार के नियमित वित्तीय समर्थन देने के राजी होने पर किया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा है? तो इसमें देखिए, मक्का जो है वो C4, मक्का हो गया, गन्ना हो गया, C4 है, जबकि गेहूँ, जौ, राई, सोयाबीन, कपास, तंबाकू, आलू
C3 पौधे के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है? तो वो है आपका भारत। राष्ट्रीय बागवानी परिषद या बोर्ड की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1984 में, 1984 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है। ट्रिटिकेल निम्न से किन दो के बीच का संकर है, क्रॉस है? तो गेहूं और राई का। गेहूं और राई का। आम की निम्न प्रजातियों में से कौन नियमित फसल वाली प्रजाति है? तो देखिए इसमें चौसा, लंगड़ा, दशहरी वन ये बिल्कुल नहीं है। दशहरी 51, दशहरी 51 जो है ये आपका नियमित फसल वाली प्रजाति है। अन्य प्रजातियों में जो नियमित फसल देते हैं आम की, बेंगालोरा, तोतापुरी है, नीलम, आम्रपाली इत्यादि हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। फसल का नाम है और उसमें लगने वाली बीमारी। तो देखिए गन्ना में कौन सी बीमारी लगती है? गन्ना में जो है रेड रॉट लगता है। गन्ना में रेड रॉट लगता है। धान में जो है झुलसा, एक सेकंड, धान में खैरा रोग लगता है। 3 से मिलाइए। अरहर में जो है अरहर में उकठा या बिल्ट रोग लगता है। तो 4 से मिला दीजिए। और आलू में जो है आलू में झुलसा या लेड ब्लाइट लगता है। तो 1 से मिला दीजिए। 2 3 4 1, 2 3 4 1 बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख उत्तर प्रदेश में नहीं, लिपुलेख माना नीति ये उत्तराखंड में है। तो बी वाला आपका सही नहीं है। नाथुला सिक्किम में है, जुजिला कश्मीर में है। आगे बढ़ते हैं। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपकी रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी है। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा, जो काली मिट्टी होती है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों ह्यूम्स की कमी होती है, परंतु इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुर मात्रा होती है। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? तो ये उस समय के हिसाब से तारापुर में रही है, महाराष्ट्र के तारापुर स्थित तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में। तो इसको चाहे छोड़ सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम परंतु क्षेत्र कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? तो ये आपका दूध सागर जलप्रपात, जो कि गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। आगे बात करते हैं। भारत की निम्न झीलों में से कौन सा असम में अवस्थित है? तो चपनाला झील। असम की झीलों में चंदुबी झील, चपनाला झील, हाफलांग झील इत्यादि आती हैं, परंतु हमीरसर झील, कोलेरी झील और शला झील इसमें नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियाँ दी गई हैं। अगला प्रश्न है, 2 सूचियाँ दी गई हैं, नगर या शहर दिए गए हैं और देश। तो देखिए दावोस जो है ये स्विट्जरलैंड में है, बार्सिलोना स्पेन में है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड और कैंडी जो है श्रीलंका में। तो 4 1 2 3 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सा हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो बेंगुला जो जलधारा है, देखिए अंगुलिहास, मोजाम्बिक, दक्षिण हिंद महासागर की धारा ये हिंद महासागर की धारा है, परंतु बेंगुला धारा जो है ये एक ठंडी जलधारा है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर बहती है। निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका को, जापान के शहर ओसाका को। अगला है क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। फिर से 2 सूचियां हैं, विश्व के द्वीप और उस द्वीप पर किस देश का स्वामित्व है, इसको सम्मिलित करना है। तो एलुशियन द्वीप पे जो है आपका यूएसए अमेरिका का कब्जा है। वियर द्वीप पे नॉर्वे का। तो 3 से मिलाइए। ग्रीनलैंड पर जो है डेनमार्क का है। 2 से फ्रेंच जोसेफ द्वीप पर जो है रूस का है। तो 1 से मिलाइए। तो आपका हो जाएगा 4 3 2 1 ये ऑप्शन। अगला है मोनोलोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी, कहाँ पर? हवाई पे, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? तो फिनलैंड को कहते हैं। या एक नार्डिक, यूरोप में स्थित एक नार्डिक देश है जहाँ पर लगभग 1,68,000 झीलें हैं तथा 1,87,000 द्वीप स्थित हैं।
निम्नलिखित, ये नाभिकीय शक्ति के संबंध में है तो इसको छोड़ दीजिए, अब अपडेट आ गया होगा। अगला है शैतान का गोल्फ कोर्स डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी या डेथ वैली स्थित है कहाँ पर? तो यूएसए में। कहाँ पर? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यहाँ के मोजावे रेगिस्तान में स्थित है। मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क स्थित है। आगे बात करते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन और क्रियाकलाप, इनको सुमेलित करना है। तो कयाक, कयाक क्या है? शिकार हेतु सक्रिय नाव, 3 से मिलाइए। इन्यूट क्या है? इन्यूट शिकार हेतु कयाक जो है आपका शिकार हेतु सक्रिय नाव है, और इन्यूट क्या है? बर्फ के मकान है, 4 से मिलाइए। यूनियॉक क्या है? परिवहन हेतु नाव है, और स्लेज क्या है? कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी है। तो 3412 ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। निम्न पर्वतों में से कौन टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? तो देखिए इसमें कुनलुन, आल्पस, एंडीज, इसके अतिरिक्त हिमालय पर्वत, एटलस हो गया, रॉकी हो गए, ये सभी के सभी जो है टर्सरी पर्वतीकरण के परिणाम, परंतु ऑपलेशियन जो है ये इसका परिणाम नहीं है। इसका निर्माण कैलेडोनियन ग्रुप युग में हुआ था। आगे चलते हैं पर्यावरण संबंधित प्रश्नों को। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आयोग में, बायो में। अगला है पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतर में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सही है। कारण इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है, तो ये भी सही है। कथन कारण दोनों सही है, परंतु व्याख्या नहीं हो रहा है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो अर्नीज नेस्ट ने 1973 में। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है, सही है। जैव ईंधन लागत प्रभावी होता नहीं, ये पारंपरिक ईंधनों के कंपेयर में लागत प्रभावी नहीं होता, तो बी वाला सही नहीं है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, सही है। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, ये भी सही है। 76 नंबर अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को। ये 2010 में जो सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन हुआ था वहाँ पर इसको मनाने का निर्णय लिया गया था 29 जुलाई को। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है, सही है। यह क्रियाशील इकाई है, ये भी सही है आपका। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ये भी सही है। यह एक बंद तंत्र होता है, नहीं, यह ओपन होता है, बंद ओपन सिस्टम होता है, में क्लोज सिस्टम नहीं होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। भारत का जैविक उद्यान स्थित है कहाँ पर? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। देखिए दिल्ली चिड़ियाघर को वर्ष 1982 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। और देखिए राष्ट्रीय जैविक उद्यान जो विकिपीडिया है उस पर जो है राष्ट्रीय जैविक उद्यान लिखा गया है, जबकि जो इसका ऑफिशियल नेम है वो क्या लिखा गया है, और इसका इंग्लिश जो है वो नेशनल बायोलॉजिकल गार्डन हो जाता है। परंतु इसका आधिकारिक वेबसाइट पे जाएंगे इसके, तो इसका हिंदी नाम राष्ट्रीय प्राणी उद्यान एवं अंग्रेजी नाम नेशनल जूलॉजिकल पार्क लिखा गया है, जो कि दिल्ली में। निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1973 में मनाया गया था। आपसे प्रश्न है कि 2022 की थीम क्या रही है? आगे बढ़ते हैं, नगरीकरण एवं जनसंख्या में नगरीकरण के प्रश्नों को देखें तो 2 सूचियां हैं, बताना निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं? जनगणना वर्ष और भारत में लिंग अनुपात। 1951 में 946 था, 1951 में 1991 में 938 नहीं, 1991 में 927 था, 927, तो बी वाला सही नहीं है। 2001 में 933 हो जाता है, 2011 में 940, ये 940 नहीं 943 होना चाहिए, ये अनंतिम आंकड़ा दिया गया, अंतिम आंकड़ा 943 था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब वही गलत है। पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश कौन सा है? दक्षिण कोरिया है। कौन सा? दक्षिण कोरिया है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य जनसंख्या को स्थिर स्थिति पर लाना है वर्ष
1945 तक, परंतु बाद में इसमें संशोधन किया गया और अब जनसंख्या के स्तरीकरण का लक्ष्य जो रखा गया है वो 2070 रखा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। भारत में दशक 2001 से 2011 में जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी रही है? 17.6। ये अंतिम आंकड़े हैं, अंतिम आंकड़े 17.7% है। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित स्थल आवृद्ध राज्यों में से किस में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है? नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज तो कहाँ पे रहा है? पंजाब में। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो हरियाणा में 34.87 है नगरीकरण, जम्मू कश्मीर में 27.37, पंजाब में 37.48 और मध्य प्रदेश में 27.63। तो इस प्रकार से आपका पंजाब हो गया 37.48। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है? तो ये है झारखंड। देखिए भारत का लिंगानुपात 943 रहा है, जबकि झारखंड का लिंगानुपात 949 रहा है, मतलब भारत के लिंगानुपात से अधिक रहा है और राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है। जबकि अन्य राज्य गुजरात में 919, महाराष्ट्र में 929, मध्य प्रदेश में 931। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार गाँवों की संख्या न्यूनतम रही है? तो दमन और दीव में। ऐसे देखा जाए तो चंडीगढ़ में सबसे कम रही है 12। आगे बात करते हैं। भारत में निम्नांकित जनगणना वर्षों में से किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया? तो 1971 में, चूँकि 1971 में जो 10 की वृद्धि थी 24.8% थी, 1981 में 24.66 थी और 1991 में 23.87% और 2001 में 21.54% रहती है 10 की वृद्धि दर और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि दर 17.7 रहती है। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो ये आपका इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ है। ये अवरोही मतलब बड़े छोटे क्रम में। नगरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नगरीकरण एक अनुपात अवधारणा सही है या अंतर प्रवासन कारणों से होता है? ये भी सही है। या निर्वासन कारकों का प्रतिफल होता है? ये भी सही है। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि नगरीकरण है। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि नगरीकरण है, ये सही है। सबके सब सही है यहाँ पर, तो डी ऑप्शन। देखिए नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी ग्रामीण अधिवास अपने सामाजिक आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन के फलस्वरूप नगर एवं महानगर का रूप धारण कर लेता है। टेलर के अनुसार गाँव से नगरों की ओर जनसंख्या का पलायन नगरीकरण कहलाता है। आगे चलते हैं। अगला है राज्य विशेष के प्रश्नों को देखें तो निम्न से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है बताना। विंध्याचल मिर्जापुर में, देवाशरी बाराबंकी, हस्तिनापुर मेरठ, परंतु सिंगेरपुर फैजाबाद में नहीं, प्रयागराज में। निम्न से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कानपुर चकेरी, कानपुर का जो हवाई अड्डा है चकेरी है, वाराणसी का बाबतपुर है, लखनऊ का अमोशी है, आगरा का फुर्सतगंज नहीं है। फुर्सतगंज रायबरेली का है और आगरा का कौन सा है? खेरिया हवाई अड्डा है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1976, 1976 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में संस्कृत, पाली एवं प्राकृत भाषा के सम्यक विकास एवं प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 31 दिसंबर 1976 को की गई थी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? तो देखिए मछलियां हैं, धनुष हैं, तीर है, परंतु इसमें मोर नहीं है। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? वो है चना। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां हैं संस्थान और उनके स्थापना वर्ष, इन्हें सुमेलित करना। तो देखिए भारत खंडे संगीत संस्थान 1926 एक से मिलाइए, राज्य ललित कला अकादमी 1962 2 से मिला दीजिए, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 3 से मिला दीजिए और भारतीय नाट्य अकादमी 4 से मिला दीजिए 1975। तो 1 2 3 4 ए ऑप्शन। आगे बात करते हैं। दो सूचियाँ फिर से दी गई हैं और इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए फतेहपुर सीकरी का निर्माण कौन कराता है? अकबर 3 से मिलाइए। जौनपुर सिटी फिरोज शाह तुगलक कराता है तो 4 से मिलाइए। आगरा सिटी का जो है सिकंदर लोदी 2 से मिलाइए। जामा मस्जिद बदायूं का जो है ये आपका इल्तुतमिश के द्वारा, तो 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 ए ऑप्शन। अगला है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू थी।
आगे बात करते हैं गीडा क्या है। तो गीडा जो है GIDA, गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो है संक्षिप्त फॉर्म है गीगा गीडा। गीडा की स्थापना उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के तहत 30 नवंबर 1989 को की गई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्न से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। रामपुर में, उत्तर प्रदेश के रामपुर में। पहले इसका नाम जो है मुख्यमंत्री मायावती जी के कार्यकाल में इसका नाम बदल करके भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला किया गया। फिर बाद में सपा की गवर्नमेंट में अखिलेश यादव जी की सरकार में इसका नाम बदल करके पुनः आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कर दिया गया। आगे बात करते हैं मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है अरहर की। इसकी अन्य प्रजातियों में अमर, आज़ाद, बहार, मालवीय, विकास, पारस इत्यादि आते हैं। अगला, निम्न से कौन राज्य विश्वविद्यालय है। तो देखिए इसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, ये सभी जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय। परंतु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ ये राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय हैं। अगला है, दो सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमिलित करना है। तो इन्हें तो देखिए कैलाश मेला आगरा, कैलाश मेला जो है आपका आगरा में लगता है। नौचंदी मेरठ में, कलिंजर बांदा, सोरो मेला एटा, कलिंजर बांदा मतलब 3 और ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, व्यक्ति और उनको कौन सम्मान दिया गया है ये सुमिलित करना है। तो देखिए पंडित रविशंकर को भारत रत्न 1, वीर अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र 2 से मिलाइए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें पद्म भूषण मिला 4 से मिलाइए, डॉक्टर पंडित किशन महाराज को पद्म विभूषण 3 से मिलाइए। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 बी ऑप्शन। अगला है, मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है किसके लिए। कजरी के लिए। मिर्ज़ापुर कजरी के लिए प्रसिद्ध। कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का वर्षा ऋतु का लोकगीत है। निम्न से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है। तो देखिए तेल शोधनशाला मथुरा में है, उर्वरक संयंत्र लखनऊ में नहीं है, तो बी वाला सुमिलित नहीं है। कालीन उद्योग भदोही में, एल्युमिनियम उत्पादन सोनभद्र में। आगे बात करते हैं, निम्न से कौन सा युग में सुमिलित नहीं। बिरजू महाराज कथक संबंधित हैं, आला महोबा से, अमजद अली खां सरोज से, बिरहा कन्नौज से नहीं, बिरहा पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोकगीत है, तो डी वाला सही नहीं है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय GVPAU पंतनगर है। देखिए देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय UPAU के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर में किया गया। बाद में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकीकरण या प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से किस एक राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो वह है उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है किसके द्वारा। भूमि विकास बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है, इन्हें भूमि बंधक बैंक भी कहते हैं। आगे चलते हैं, 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कुल व्यापार, तो ये करंट का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए इसको। अगला है, वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि में भारत को विश्व व्यापार में एक प्रमुख मुख्य प्रतिभागी बनाना है 2020 तक, ये भी छोड़ दीजिए। लघु कृषक विकास योजना आरंभ की गई कब। तो ये देखिए लघु कृषक विकास एजेंसी प्रोग्राम वर्ष 1971 से देश के 1818 विकास खंडों में आरंभ की गई। तो इसमें कोई भी 1971 नहीं है, तो इसलिए इसको स्टार लगाया गया है। किसानों हित किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना लागू की गई 1998-99 में। इसकी शुरुआत अगस्त 1998 में की गई थी। यह किसानों को व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने की सुविधा प्रदान करती है। आगे बात करते हैं, नाबार्ड अस्तित्व में आया कब। वर्ष 1982 में, 1982 में आया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना अवधि 1980 से 85 में जुलाई 1982 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और यह कृषि साख के क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्था। ध्यान रखिएगा नाबार्ड के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है। मुख्य बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में, 14 जुलाई 1969 को किया गया था। जबकि इस दौरान 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 14 जुलाई 1969 को करते हैं। फिर बाद में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है दोबारा से 1980 में किया गया था। आगे बात करते हैं बैंकों के नाम और मुख्यालय की स्थिति। इलाहाबाद बैंक कोलकाता में,
सही है। भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक सिडबी मुंबई में नहीं है, मुंबई में इसका मुख्यालय नहीं है, लखनऊ में है। ठीक है, तो में दूसरा वाला गलत है। तीसरा ओवरसीज बैंक चेन्नई में है, तो यहाँ पर केवल 2। करंट अफेयर के क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, कुछ विविध प्रश्नों को देखें। तो यहाँ पर व्यक्ति जो हाल ही में दिवंगत हुए हैं, तो ये प्रश्न भी उस समय करंट का है, छोड़ दीजिए। राज्यपाल से संबंधित प्रश्नों को भी छोड़ दीजिए, करंट से संबंधित है। अगला है इबोला वायरस, जिसने उस समय संयुक्त राष्ट्र द्वारा संक्रामक घोषित किया गया था, का नाम इबोला नदी के नाम पर रखा गया। यह इबोला नदी कहाँ पर स्थित है? तो अफ्रीका में, अफ्रीका के कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। आगे चलते हैं। किसान दिवस मनाया जाता है कब? 23 दिसंबर को भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के रूप में। आगे चलते हैं। देखिए, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, यहाँ से मिलेगी। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो नई दिल्ली में है, और राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में। जबकि गेहूं अनुसंधान निदेशालय कानपुर में नहीं बल्कि करनाल में होना चाहिए, ये करनाल होना चाहिए। तो अगर ये होता तो आपका 3124 बी ऑप्शन सही हो जाता। आगे चलते हैं। सर एडविन एर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया किस पर आधारित है? ललित विस्तार पर आधारित है, ललित विस्तार पर। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। बिहार जो है भारत का एक पिछड़ा राज्य है, सही है। कारण यहाँ विकास के क्षेत्र में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है, सही है। तो कथन कांड दोनों सही, परंतु व्याख्या नहीं सही। क्यों? क्योंकि देखिए, बिहार के पिछड़े होने के कारण विकास के स्तर पर क्षेत्रीय भिन्नता न होकर अन्य कारण उत्तरदायी हैं। तो इस प्रकार से कथन कांड दोनों सही और व्याख्या नहीं हो रही, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे प्रश्न को सॉल्व किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद।